प्यारे बच्चों, चलो हम अब डिस्कस करते हैं जो रासायनिक विज्ञान है कक्षा 10 का। इसके जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, यानी कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, उनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम मतलब Na, सोडियम को हम Na से लिखते हैं। और इसने कहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल, इस केरोसिन को हम कहते हैं मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। इसका उत्तर है बच्चों, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है। यानी कि साधारण ताप पर भी यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है, अतः यह जल न जाए, इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यानी कि इसे जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बारे में एक और फैक्ट है, कभी कभी ये ऐसा पूछता है कि ऐसी धातु बताइए जो चाकू से काटी जा सकती है, तो वो धातु भी सोडियम है। सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसने कहा है संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। संयुक्त मतलब अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है संयुक्त अभिक्रिया। संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा अथवा संयोजन अभिक्रिया क्या है, और संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमें बताना है और एक उदाहरण देना है इसका। ठीक है बच्चों, इसका जो उत्तर वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जैसे ये एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, ये दोनों मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये जो अभिक्रिया बनी ये हमारी संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हमारी संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा और उसका एक उदाहरण है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उत्तर है इसका बच्चों, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखो जैसे ये है हमारा FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस कॉपर को ये यहाँ से हटा के अपने आप लग जाएगा, ये कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसने कहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये जो अभिक्रियाएं दी है इनके लिए हमें संतुलित समीकरण लिखनी है। सबसे पहले देखते हैं इसने क्या कहा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, उत्पाद के रूप में क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। इधर H कितना है, 2 है, इधर Cl कितना है, 2 है। इधर H अगर हम इसको ना देखें तो 1 है और Cl भी 1 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, संतुलित अभिक्रिया होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट, इसमें इसने कहा है
बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है बच्चों वो होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है बच्चों वो होता है Al2SO4 थ्राइस। अब इसने क्या क्या बनाया, इसने बनाया बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब हमने इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया और यहाँ पे 2 लगाया। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस है। अब इसमें थर्ड में क्या कहा है, इसने थर्ड में कहा है सोडियम प्लस जल। सोडियम को हम लिखते हैं Na से और जल को हम लिखते हैं H2O से। क्या क्या बनाया इसने, इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया हमने। इस प्रकार ये जो समीकरण बनी हमारी ये संतुलित समीकरण है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें इसने क्या कहा है, वायु में जलने से पहले जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ क्यों करते हैं बच्चों। इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रखा जाता है या रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, यानी कि जो उस पर सफ़ेद परत होती है वो उसको जलने से अवरोध उत्पन्न करती है, इसको जलने नहीं देती। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल यानी कि सैंड पेपर, रेगमाल को हम कहते हैं सैंड पेपर से साफ कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है और उसका उदाहरण देकर हमें समझाइए। तो उत्तर, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी कि जो धातु अधिक अभिक्रियाशील है अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करता है। 2 धातु है इसमें, ये FeCuSO4 और ये रिएक्शन करके इसने बनाया FeSO4 और Cu। जो इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe अधिक अभिक्रियाशील है, Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित, यानी कि उसके स्थान से क्या Cu को हटा के स्वयं वहाँ पे लग जाती है। यहाँ पे Cu हटाया और यहाँ पे क्या लग गया, अपने आप लग गई Fe। ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दो। हमें इसके 2 उदाहरण देने हैं बच्चों। उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, तो लवण और जल बनाना, ठीक है, यानी कि अम्ल और भस्म, अम्ल और अक्षार जब मिलके लवण और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है अम्ल प्लस भस्म और तीर लगा के क्या बनाया, लवण और प्लस जल। इसका फर्स्ट जो उदाहरण है वो है HCl प्लस NaOH। ये हमारा अम्ल है और ये हमारा अक्षार है, इसने सोडियम क्लोराइड बनाया और जल बनाया। अब H2SO4 ये हमारा अम्ल है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा अक्षार है। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, K2SO4 और जल। ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा है, वियोजन अभिक्रिया को 100 उदाहरण लिखिए, यानी कि वियोजन अभिक्रिया लिखना है और उसका उदाहरण भी देना है। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, जब एक बड़ा यौगिक, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें क्या है KClO3, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा KCl प्लस
O2 में। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लगाया बच्चों। तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया हुई और ये उसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो अब अगला चैप्टर आता है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण का चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कहा है तनुकरण किसे कहते हैं, यानी कि तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण को समझाना है। तो जो इसका उत्तर है बच्चों वो है जल में अम्ल, जब जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, यानी कि आयन क्या क्या होता है H3O+ या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, कौन से आयन की, ये दो तरह के आयन बताए हैं मैंने, H3O+ या OH-। जब इनमें प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है इसे ही हम तनुकरण, डायलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम तनुकरण और इंग्लिश में डायलेशन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर H+ आयन है तो उसमें विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव। नंबर 1, उदासीन विलयन का pH 7 होता है। अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका pH 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है बच्चों। अक्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। इस प्रकार H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को बढ़ाता, घटाता या उदासीन बनाता है। तो क्या क्या करेगा, विलयन की जो प्रकृति है उसको बढ़ाता है, घटाता है या उदासीन बनाता है। चलो अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसने कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4H2O। जल के साथ अभिक्रिया कर के जिप्सम CaSO4 2H2O बनाता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसने कहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, यानी कि जब जल नहीं होता है तो अम्ल का जो व्यवहार है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है। विच्छेदन मतलब उसे अलग अलग करने में, जैसे हाइड्रोनियम यानी कि H3O+, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते। तो जब जल नहीं होता है तो आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो है वो बिना जल के उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है खनिज और अयस्क क्या है। हमें खनिज बताना है क्या है और हमें अयस्क बताना है क्या है। लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वह पदार्थ है जिसमें से कोई धातु धातसग यानी कि मातृत्व पर एवं कम खर्च पर प्राप्त होती है। यानी कि क्या है, जिस पे हम कम खर्च में और आसानी से हमें कोई धातु प्राप्त हो जाए उसे उसका क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लोहे के 2 अयस्क इस प्रकार है। लोहे के जो 2 अयस्क है उनका क्या क्या नाम है, एक का नाम है हेमेटाइड, हेमेटाइड को हम कहते हैं FeO2O3 और दूसरा है बच्चों मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट को कहते हैं Fe3O4। ठीक है बच्चों, अब है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों
विद्युत का चालन करता है। यानी कि अगर अम्ल को हम पानी में मिला दें और उसमें हम विद्युत यानी कि बिजली यानी कि करंट छोड़ दें तो उसमें हमें करंट का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। अम्ल के जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण आयन उत्पन्न होते हैं। तो जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो उसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं। इन आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसने कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए। तो इसका आणविक सूत्र लिखिए, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग बताना है, अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो उत्तर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों CaSO4 हाफ यानी कि आधा H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, हड्डी प्लास्टर करने में यानी कि हड्डियों को प्लास्टर करने में जब हड्डियाँ टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर करते हैं। मूर्तियों का सांचा बनाने में, ठीक है, फ्लास्क रूप या कृत्रिम सीलिंग बनाने में, ये इसके उपयोग हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या है। फर्स्ट उपयोग है कागज तथा कपड़े उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में यानी कि कागज बनाने में और कपड़े उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा, पेयजल को रोगाणु रहित करने में यानी कि जल को शुद्ध करने में, जो उसमें अशुद्धियाँ होती है उसको हटाने के लिए, कीटाणु को भगाने के लिए। बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में, एक ऐसी इसकी सहायता से एक ऐसी ऊन बनाते हैं जो सिकुड़ती नहीं है। नेक्स्ट, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक निश्चेतक होता है जिसके सहायता से हम किसी भी प्राणी को बेहोश कर सकते हैं। नंबर 5, प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है और जो विरंजक चूर्ण है ये ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है ध्वनिक यानी कि सोनोरस किसे कहते हैं। सोनोरस किसे कहते हैं, तो उत्तर है बच्चों, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। यानी कि जो कठोर सतह से टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करें उन्हें हम ध्वनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तो अघात वर्धनीयता क्या होती है बच्चों, अघात वर्धनीयता गुण के कारण धातु पर चोट करने पर वे फैलने लगती है। इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे हम उसको धातु को पीटते हैं थोड़े से तो वो फैलने लगती है। ऐसी धातुओं के उदाहरण दो। कैसी कैसी, कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है, तो इसका उत्तर है पारा। जब पारा होता है बच्चों वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रवावस्था में होता है। चाकू से आसानी से कट जा सकता है तो सोडियम होता है, सोडियम को हम लिखते हैं Na से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक बच्चों होती है चांदी। ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है बच्चों लेड, सीसा। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों उनका जो गलनांक होता है यानी कि जब उनको गलाते हैं तो वो हाई क्यों होता है। जिसका उत्तर है अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि उनका जो अंतर आयनिक आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हमें। पहली धातु है बच्चों
सोना। दूसरी धातु है बच्चों प्लेटिनियम। सोने को हम Au से लिखते हैं और प्लेटिनियम को Pt से लिखते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड हमको बताने हैं ये क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे। तो दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है अथवा उभयधर्मी ऑक्साइडों का एक उदाहरण दे। उत्तर, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और अक्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करे उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। यानी कि जिनमें अम्लीय भी गुण हो और अक्षारीय गुण हो उनको हम उभयधर्मी कहते हैं। उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करती है और अक्षार की तरह भी व्यवहार करती है। दूसरा जो है बच्चों वो है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, ये भी अम्ल और अक्षार दोनों की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? यानी कि जब हम किसी धातु को वायु में जलाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है तो धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बना लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया बच्चों? Na+O2, ये बन गया Na2O, यहाँ पे आएगा Na2O। और जैसे Mg+O2 तो ये हो गया MgO, तो यहाँ पे O छूट गया था तो O है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? सभी धातुएं प्राय जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सभी धातुएं, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ तो कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। यानी कि कुछ तो ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया करती है और कुछ जल वाष्प यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात यानी कि लोहे का मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। उत्तर है इसका, कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक ताप का सुचालक है। यानी कि जो कॉपर है वो ताप को अच्छी तरह ग्रहण कर लेती है। यह स्टील की अपेक्षा अत्यधिक सस्ता भी होता है और ये स्टील की अपेक्षा सस्ता भी होता है। ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। साथ ही साथ अधिक गर्मी से जलीय अघुलनशील अशुद्धियाँ स्टील के तल में जमकर फट सकती है, तांबे में नहीं। इससे भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो क्या सबसे मेन रीज़न क्या है इसका? ये धातु जो ताप की सुचालक होती है, इसलिए इसको हम गर्म पानी के टैंक में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धातु क्रम क्या है? तो हमें धातु क्रम बताना है क्या है। इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। तो इसके हमें विभिन्न चरण लिखने हैं। किसी अयस्क से धातु शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को धातु क्रम कहते हैं। यानी कि किसी भी अयस्क से उस धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही धातु क्रम कहलाता है। इसके अलग अलग चरण है। नंबर 1, प्रारंभिक उपचार। प्रारंभिक उपचार में क्या करेंगे? अयस्क का बारीक चूर्ण बनाना, अयस्क को हम बारीक चूर्ण बना लेंगे। नंबर 2, सांद्र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सांद्रित अयस्क का जरण करेंगे और सांद्रित अयस्क का निष्पादन करेंगे। उसके बाद है अवकरण और अशुद्ध धातु का शोधन। जो अशुद्ध धातु है उसका शोधन करेंगे। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्र धातुओं के मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अयस्क और खनिज में अंतर क्या है? हमें अयस्क और खनिज में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। अयस्क जिन पदार्थों यानी कि खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है?
बॉक्साइड होता है। खनिज, धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप में खनिज कहते हैं, यानी कि धातुओं के प्राकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें तांबा किस रूप में, पायराइट और क्यूपराइट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है समीकरण संतुलित करें। तो फर्स्ट जो समीकरण है वो है H2 + O2 H2O। अगर मैं यहाँ पे H2 के सामने 2 लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अगली अभिक्रिया Fe + H2O, तो ये है Fe3O4 + H2O, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो ये इस प्रकार संतुलित हो जाएगी। ये है Mg + HCl, MgCl2 + H2O, तो ये हो जाएगा 2 Mg + 4 HCl = 2 MgCl2 + 2 H2। इस प्रकार ये हमें संतुलित अभिक्रिया प्राप्त होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है धातुओं का संरक्षण गैंग अधात्री और मिश्र धातु को परिभाषित करें। उत्तर, धातुओं का जल एवं वायुमंडलीय गैसों द्वारा क्षरण संरक्षण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, खनिज में प्राय पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू इत्यादि अशुद्धियाँ मौजूद रहती है। इन अपद्रव्यों को अधात्री गैंग अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। क्या क्या लिखना है, खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज होता है बच्चों, खनिज वे पदार्थ जिसमें मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के साथ कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, खनिज कहलाते हैं। सेकंड, अयस्क, वे खनिज जिनमें आसानी से और कम खर्च में धातु निष्कासित की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। और गैंग, अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, यानी कि जो अयस्क के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ है उनको हम गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। यानी कि लोहे पर जंग न लगे तो हमें 2 तरीके बताने हैं। नंबर 1 क्या है, तेल या ग्रीस की परत लेप कर, या तो उस पर तेल लगाओ या ग्रीस की परत लगाओ। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की सतह तय जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे जंग नहीं लगता। मशीनों के पुर्जों पर ऐसे ही किया जाता है। एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तह जमाकर जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की तह जमाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इसने कहा है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, अथवा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है। तो ये तो मैंने बताया था सबसे पहले कि सोडियम को हम तेल में क्यों रखते हैं। पोटेशियम और लिथियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेती है। ये यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है
गैल्वेनीकरण यानी कि यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहे की बनी वस्तु को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहलाते हैं, यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि लोहे की कोई भी वस्तु है उस पर हमें क्या जिंक को चढ़ा देना, तो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो लोहे की वस्तुओं को पेंट किस लिए किया जाता है? क्षरण से या जंग से बचाने के लिए। ये मैंने पढ़ा दिया है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए इन्हें पेंट किया जाता है। अगला चैप्टर आ गया बच्चों, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस है? यानी कि बायोगैस में कौन कौन से गैस यूज होते हैं? बायोगैस में क्या? मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन H2 तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का मिश्रण होता है। इसमें 65% मीथेन होती है। फलतः यह एक सर्वोत्तम ईंधन है, जिसके कारण ये क्या होगा? एक सबसे बढ़िया ईंधन हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? निम्नलिखित यौगिकों की रचना सूत्र, यानी कि इनके हमें रचना सूत्र बनाने हैं। सबसे पहले है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटानोन और चौथा है हेक्सेनल और पांचवा है फॉर्मल्डिहाइड, छठा है एथिलीन और सातवां है क्लोरोप्रोपेन और आठवां है प्रोपेनोइक। चलो अब क्रम वाइज इनको हम एक एक को बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ये है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या करेंगे हम? इसमें हम दो कार्बन लगाएंगे। इस कार्बन के साथ हम एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ और ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे और इस कार्बन के तीनों ओर यानी कि इधर इधर और इधर एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें जो क्रियाशील हो गया समूह वो हो गया बच्चों हमारा COOH। और इसमें क्या होगा? ब्रोमोपेंटेन। तो इसमें हमारा जो क्रियाशील समूह है वो ब्रोमो है बच्चों। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो बच्चों अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में क्या करेंगे बच्चों? इसका जो क्रियात्मक समूह है वो है CO, यानी कि CO कीटोन। इसके इधर भी हमने एक कार्बन लगाया, इधर दो कार्बन लगाया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 4, और बाकी सबको हाइड्रोजन से संतुलित कर दिया। अब नेक्स्ट ये है हेक्सेनल। हेक्सेनल में मतलब क्या हुआ? हेक्स 6। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगाए और नल है। तो नल क्या मतलब होता है? नल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO। तो CHO हमारा ये यहाँ पे रहा और बाकी जो बचे उनको हमने हाइड्रोजन से संतुलित कर दिया। अगला जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या करते हैं? फॉर्मल का मतलब एक होता है, एक इसमें हमने क्या CHO के साथ एक हाइड्रोजन फिट कर दिया, तो ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एथिलीन। एथिलीन होता है बच्चों ईन है, इसमें डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा, यानी कि 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, बाकी जो बचे हुए हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे। सातवां भाग, इसमें सातवें में क्या कहा है? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में क्लोरो प्रोप का मतलब होता है 3। 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन लगाए और इसके साथ क्लोरीन लगाया और बाकी जो बचा वो हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया। अब 8वां नंबर प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल जो होता है बच्चों वो होता है, इसमें तीन कार्बन होते हैं, 1 2 3, और ये जो होता है ये
एक क्रियात्मक समूह होता है जिसको हम कहते हैं COOH, और इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा है, निम्नांकित का रचना सूत्र लिखना है इनका। प्रोपेनॉल, एथेनॉल, इथीन, इथाइन, मोनोक्लोरो मैथेन, मैथेन, प्रोपीन, ब्रोमोप्रोपीन, प्रोपेनॉल, हेक्सेन, 2 मैथिल ब्यूटेन। चलो बच्चों क्रम वाइज इन एक एक का हम रचना सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले है बच्चों प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में मतलब क्या हुआ, इसमें एक क्रियात्मक समूह होता है OH, और प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गए, 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए हमारे। बाकी जो बचा उसको हमने हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया। इथेनॉल, इथेनॉल में मतलब हो गया 2 तो हमारे हो गए कार्बन और एक OH समूह लगा दिया हमने इसमें, और बाकी जो बचा ये हमने हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया बच्चों। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे इसने, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में इसने कहा है एथिलीन। एथिलीन में हम क्या करेंगे बच्चों, एक डबल बॉन्ड लगाएंगे और 2 कार्बन लगाएंगे। ये 2 कार्बन हमारे और ये एक डबल बॉन्ड हो गया। अब तीसरा तो हो गया, चौथा है इथाइन। इथाइन में क्या काम करेंगे हम, इथाइन में इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है बच्चों, ये है टाइपिंग मिस्टेक। इथाइन में हम ये यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे बच्चों। अब बन गया हमारा इथाइन, ये हो गया ठीक। अब बच्चों मोनोक्लोरोमीथेन, मोनो मतलब एक ही कार्बन होगा और उसके साथ एक क्लोरीन होगा, बाकी जगह हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। और इससे अगला है बच्चों छठा भाग। छठे में इसने कहा है मैथेन। मैथेन को हम सब जानते हैं CH4 होता है, तो एक C होगा और बाकी 4 इसमें हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। बेंजीन, सातवें भाग में इसने कहा है बेंजीन। बेंजीन को हम क्या करेंगे बच्चों, एक चक्रीय ऐसे एक गोल कार्बन फिट कर लेंगे। कितने, 6। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और हर जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया उसे अगला बॉन्ड डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा। इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर लेते हैं और इन पे इनकी संयोजकता को पूरा करने के लिए इनको हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो आकृति मिलेगी हमें वो हमारी बेंजीन कहलाएगी। अब 8वां भाग है बच्चों प्रोपीन। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं और हमारा क्या है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ईन है ना, प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और बाकी जगह हाइड्रोजन फिट कर देंगे। अगला है ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन तो ब्रोमो होने चाहिए, यहाँ पे एक ब्रोमो लगाई हमने Br और प्रोप मतलब 3, 1 2 3 कार्बन लगा दिए। ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 10वां है प्रोपेनॉल।
प्रोपेनॉल में हम क्या लगाएंगे, ए हमारा एक क्रियात्मक समूह है, इसको हम बोलते हैं CHO। या तो हम इसको ऐसे बना लेंगे या ऐसे बना लेंगे। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करिए। साबुन में अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन क्या है, यह प्राय बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ नहीं भी होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते भी है और नहीं भी होते हैं। ये मृदुजल में सफाई के लिए उपयुक्त है। ये जो मृदुजल है जिसको हम पी सकते हैं उसके लिए सफाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें भी ये कपड़े साफ कर सकते हैं। यह मृदुजल तथा कठोर दोनों प्रकार के जलों में सफाई के लिए उपयुक्त है। ये मृदुजल के लिए भी है और कठोर जल के लिए भी है। इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है। इसमें जो निर्बल शोधन क्रिया है वो होती है और इसमें प्रबल शोधन क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो इनके हमें नाम बताने हैं उदाहरण सहित। तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के नाम व उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, एथीन होता है, इसको हम कहते हैं C2H2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन होता है, इसको हम कहते हैं C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन बताना है। प्रतिस्थापन में क्या होगा, जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर अपने आप जुड़ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई किसी चीज़ को हटा के अपने आप जुड़ जाए उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें अनेक जो उत्पाद है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में इसने क्वेश्चन क्या है, तो चैप्टर आ गया तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखे, यानी कि इसकी जो कमियां है, विसंगति है, उनको लिखना है। उत्तर, हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा, समस्थानिक का स्थान नियत नहीं है, जो समस्थानिक है उनका भी स्थान नियत नहीं है। कम परमाणु भार वाले तत्व के स्थान पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया है। जहाँ पे कम वाले रखने थे वहाँ पे इन्होंने अधिक वाले को रख दिया है। ये इसकी कमियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है। उत्तर, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.941 यानी कि 6.941, जबकि पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.0
4698 है। जो टोटल मास हो गया बच्चों इसका कितना 46.039। तो परमाणुओं का औसत द्रव्यमान कितना हो गया, इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो इसका आ जाएगा 23.0195 ग्राम। ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। तो आवर्त सारणी में हमें वर्ग और आवर्त क्या है ये बताना है। उत्तर, तत्वों का वर्गीकरण उनकी संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। इनमें आवर्त, जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग या समूह है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये यहाँ रहते नहीं, इन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखिए। अथवा मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, अंतर बताना है। चलो देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। यानी कि मेंडलीव द्वारा जो एक सारणी बनाई गई तत्वों के लिए उसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं, जिसका आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। यानी कि इसमें जो तत्व फिट किए हैं, इसने रखे हैं, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे हैं। ठीक है बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधन के बाद जो सारणी बनाई गई उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उन्हें दूर करके जो सारणी बनी उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसका आधार परमाणु क्रमांक है। पहले में क्या था, परमाणु भार था, परमाणु द्रव्यमान था, और इसमें परमाणु क्रमांक है बच्चों। ये हो गए आपके बच्चों केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पूरे क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करके जाते हो तो पेपर में लगभग 99% क्वेश्चंस इसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों।